बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस रहते हैं, वहाँ इंसर्जेंसीज रहती हैं उसको टैकल करने में। जब 2001 गुजरात में अर्थक्वेक आया था, एयर फैसिलिटीज दे के ऐसे एरिया में पहुंचाना पड़ता है जहाँ आरपीएफ की हिस्ट्री रही है, इसमें वो रिफ्यूजीज वगैरह हो गए, वैसे उनको कंट्रोल करने का बीएसएफ मिलिट्री से कंधे से कंधा मिला के वहाँ पे डटी रही। और इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट का एक रिलैक्सेशन मिलता है, फर्दर स्टडीज का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर प्रमोशंस की बात करें तो मेरे क्या बात है 1965 की। सबसे बड़ा मोटिवेशन जो कि सीआरपीएफ को ज्वाइन करने का अगर मैं दे सकता हूँ तो वो है ट्रेनिंग के टाइम पे मेडिकल होता है क्या, तो डिजिग्नेशन का क्या प्रोसेस है। तो इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर अपन कट ऑफ की देखें कि जो फाइनल मेरिट बनती है, अच्छा यहाँ पे मैं एक कॉमन पॉइंट बताना चाहूंगा एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों दोनों फोर्स का कंपैरिजन है वो बहुत ही समराइज वे में रहेगा। अगर आपको पूरा डिटेल में दोनों पे वीडियो देखना है तो मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं बीएसएफ और सीआरपीएफ का, तो आपको इसमें डिटेल में कोई भी चीज़ की जानकारी मिलेगी। लेकिन कंपैरिजन में मोटे मोटे तौर पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी फोर्स आपको चूज करनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश रुकिया और मैं आपको बताऊंगा पूरी सीआरपीएफ की डिटेल, और ये हैं ऑफिसर जो आपको बताएंगे पूरी बीएसएफ की डिटेल। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपका एक पॉइंट मिस ना हो। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट का एक रिलैक्सेशन मिलता है जब आप असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म भरते हैं, तो सब इंस्पेक्टर को ये रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इस पे मेरे ख्याल से ये सबसे पहला पॉइंट अपने को लेना चाहिए और स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर करना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस पे? यस, मुझे भी ये लगता है कि सबसे पहला पॉइंट यही लेना चाहिए। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन अगर मिलेगा तो कब से मिलेगा। जब आप सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया गया है कि सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट की वही डेफिनेशन रहेगी जो सीसीएस सीसीए 1965 के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, और उसकी डेफिनेशन के हिसाब से सब इंस्पेक्टर को रिलैक्सेशन मिलेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको नहीं मिलेगा, उसमें से मैं गो थ्रू हुआ और मैंने पता भी किया कि किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। तो आज जब आप एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करेंगे तो आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। सर्विस की अगर बात आती है कि कितनी सर्विस आपकी होनी चाहिए, तो इसमें कोई सर्विस का जिक्र नहीं है कि कितनी होनी चाहिए। आप जिस दिन से ज्वाइन कर लेंगे उस दिन से आपका रिलैक्सेशन चालू हो जाएगा। तो इसमें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया जो आपको इसमें मिलेगा। अच्छा, आपने बोला कि ये सबसे पहले ये पॉइंट लेते हैं, मुझे भी लगा तो ये अपने डिस्कस किया, लेकिन अपने को डिफरेंस बताने से पहले दोनों फोर्स की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जान लेना चाहिए। आप बताइए कि बीएसएफ की क्या हिस्ट्री है, फिर मैं बताता हूँ सीआरपीएफ की क्या हिस्ट्री है और उसके अचीवमेंट्स क्या हैं। बात है 1965 की। पाकिस्तान ने सरदार पोस्ट जो कि कच्छ में है पे अटैक किया। उस समय जो स्टेट पुलिस थी उसका जिम्मा था जो भी बॉर्डर्स है उसकी सिक्योरिटी करना, लेकिन उस समय सरकार को रियलाइज हुआ कि स्टेट पुलिस इसमें सक्षम नहीं है, वह उतने वेल ट्रेन नहीं है, उसके पास में इतने एडवांस इक्विपमेंट्स नहीं है, प्लस उनकी फिटनेस भी ऐसी नहीं है कि वह बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन होने वाला या जो अटैक होने वाला है उसको टैकल कर पाए। तो सरकार को समझ में आया कि हमें एक ऐसी फोर्स चाहिए जो कि बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन या जो भी अटैक्स वगैरह हों उसको अच्छे से हैंडल कर पाए। तो 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ का उद्घाटन हुआ और फिर बीएसएफ को बॉर्डर्स की जिम्मेदारी दे दी गई। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के जो भी बॉर्डर्स है उस पर बीएसएफ ने अच्छी तरह कमान संभाली, और बहुत तरह के रोल्स रहते हैं बीएसएफ के। तो कुछ जो रोल्स हैं मैं आपको बताता हूँ। बीएसएफ ने अब तक यूएन मिशंस पे बहुत सारे बटालियंस भेज चुके हैं, जिसकी पीस मिशन जो रहता है उसमें वो बीएसएफ का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। कारगिल युद्ध 1999 के दौरान बीएसएफ मिलिट्री से कंधा मिला के वहाँ पे डटी रही और बहुत ही ब्रेवरी वाला काम उन्होंने दिखाया। बीएसएफ जो है इंटरनल सेक्रेटरी जो मणिपुर में 10 साल से वहाँ पे है और वहाँ पे वो सक्सेसफुल रही है जो भी इंसर्जेंसीज रहती हैं उसको टैकल करने में। जब 2001 गुजरात में अर्थक्वेक आया था तो बीएसएफ ने वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। एक बहुत ही फेमस प्लेस है करतारपुर कॉरिडोर, वहाँ पे बीएसएफ बहुत ही अच्छे से सिक्योरिटी अपना निभा रही है। अभी आपने देखा था कि पीछे में कोविड बहुत ही तेजी से फैला था, तो उस समय जो कंसर्न वहाँ पे जो भी एरियाज थे उनको सैनिटाइज बीएसएफ के द्वारा ही किया गया था, और बहुत ही इसमें बड़ा रोल रहा बीएसएफ का। अपन कई बार देखते हैं कि बहुत सारी डिजास्टर्स क्लैमिटीज वगैरह आती हैं, जैसे कि कश्मीर फ्लड 2014 में, केरला फ्लड 2018 में, और जो केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी 2013 में, उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में बीएसएफ का बहुत ही बड़ा रोल रहा था। तो चलिए अब आपकी बारी है सीआरपीएफ की हिस्ट्री और इसके अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। हाँ जरूर, बीएसएफ की हिस्ट्री सुन के बहुत ही अच्छा लगा, मेरे को काफ़ी जोश आ गया कि मैं अब सीआरपीएफ की हिस्ट्री भी आपको बताऊं और उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स रहे। सीआरपीएफ को ओरिजिनली क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। 1939 में ये पिक्चर में आई। 1949 में इसका नेम जो है एक एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट में पास करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया, प्लस इसे आर्म फोर्स का दर्जा भी दिया गया। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनियन मिनिस्टर थे, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि अभी देश को आज़ादी मिली है तो हमें एक ऐसी फोर्स की जरूरत है जिसे हम जगह जगह पे काम ले सकें। क्योंकि सीआरपीएफ एक मल्टीटास्किंग फोर्स थी तो इसे फिर
अलग अलग जगह इसको टास्क दिया गया। 1955 में इसके सीआरपीएफ रूल्स बनाए गए और इसे राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, इवन नॉर्थ ईस्ट, इवन अपने सिक्किम वाली साइड में वहाँ पर भी इसको डिप्लॉयमेंट किया गया और इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए भी इसका काम में लिया गया। लेकिन 1999 में कारगिल वॉर के बाद में ये रियलाइज़ हुआ सरकार को कि वन बॉर्डर वन फोर्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें किसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता था एक ही बॉर्डर पे बहुत सारी फोर्स होने के वजह से। तो फिर वन बॉर्डर वन फोर्स के हिसाब से इंडो म्यांमार असम राइफल को दिया गया, इंडो भूटान है आपका एसएसबी को दिया गया, इंडो तिब्बतियन है आपका आईटीबीपी, इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश है वो आपका दिया गया बीएसएफ को, और जो सीआरपीएफ है उसको इंटरनल कंट्रोल के लिए रखा गया। जहाँ पे भी कोई भी रिवॉर्ड्स वगैरह होते हैं या नक्सल अफेक्टेड एरिया में ऑपरेशंस करने होते हैं तो सीआरपीएफ को भी वहाँ पे भेजा जाता है। सीआईएसएफ को आपको पता ही है कि जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह, एयरपोर्ट, मेट्रो, वहाँ पे सीआईएसएफ को डिप्लॉय किया जाता है। सीआरपीएफ एक यूएन पीस कीपिंग फोर्स है। ये हेती, नामीबिया, कोसोवो, लाइबेरिया और श्रीलंका में पीस कीपिंग मिशन के लिए जा चुकी है। सीआरपीएफ के अंदर में सबसे लार्जेस्ट फोर्स है। इसकी 1 फोर्स हेडक्वार्टर है, 4 जोनल हेडक्वार्टर्स है, 21 एडमिन सेक्टर्स हैं, 2 ऑपरेशन सेक्टर्स हैं, 39 एडमिन रेंजेस है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में हैं। वीआईपी सिक्योरिटी में भी इसका अलग से महिला बटालियन भी है, कोबरा कमांडो है, सिग्नल्स की इसकी अलग से है, फील्ड हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं, कंपोजिट हॉस्पिटल्स भी हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 22 हैं। तो देखा जाए तो सीआरपीएफ बहुत ही बड़ी फोर्स है। सीआरपीएफ के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट फोर्स है सीआरपीएफ इंडिया के अंदर में, सीआरपीएफ ही है। बीएसएफ में ऐसा क्या है, हाँ, अगर सीआरपीएफ लार्जेस्ट फोर्स इन सीआरपीएफ है तो बीएसएफ लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स इन वर्ल्ड है। तो चलिए मैं आपको अभी बीएसएफ के रोल के बारे में बता देता हूँ। बीएसएफ का वैसे मेन रोल जो बॉर्डर्स होते हैं उस पर कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो, कोई स्मगलिंग वगैरह का काम हो वो ना हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस रहते हैं, वहाँ पे बीएसएफ को एम्प्लॉय किया जाता है। स्क्वाड्स की जो ड्यूटीज रहती है वो बीएसएफ करती है। वॉर केजेस होते हैं उनको गार्डिंग का काम भी बीएसएफ में किया जाता है। जो रेफ्यूजीज वगैरह हो गए वैसे उनको कंट्रोल करने का काम तो जो भी लोकल पुलिस होती है उनका रहता है, लेकिन वो भी काम है बीएसएफ को दिया जाता है। कोई भी इन्फिल्ट्रेशंस वगैरह ना हो और जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड उस एरिया में, जो कि बीएसएफ को 1 बॉर्डर 1 फोर्स के हिसाब से एरिया दिया गया है, वहाँ की पूरी इंटेलिजेंस की जो भी जिम्मा है वो बीएसएफ का रहता है। कोई टाइम पे अगर ऐसी सिचुएशन बन गई कि बीएसएफ उसको हैंडल नहीं कर पा रही है तो आर्मी से ये उम्मीद की जाती है कि वह बीएसएफ को आर्टिलरी, एडवांस आर्टिलरी या जो भी वेपन्स है वो प्रोवाइड करें और खुद भी आके बीएसएफ के साथ में आगे होकर उसमें भाग लें। और बीएसएफ का एक रोल ये भी रहता है कि जिस भी एरिया में वो ड्यूटी कर रहे होते हैं वहाँ के आसपास की अगर कोई पब्लिक है, आसपास के जो गाँव हैं, उनके मन में एक भय जो रहता है कि अटैक्स वगैरह हो जाएंगे, तो वो उनके मन से निकालना होता है। उन्हें एक तरह से सिक्योर फीलिंग कराने का जिम्मा भी बीएसएफ का रहता है। जब आप बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं एज ए सब इंस्पेक्टर तो आपकी मेन ड्यूटी रहती है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और फील्ड वर्क दोनों। आपको उनकी छुट्टियां देखनी है, खाने की व्यवस्था करनी है, उनका ड्यूटी डिप्लॉयमेंट करना है, प्लस आपको पेट्रोलिंग वगैरह भी करनी है, सब चेकिंग वगैरह करनी है, ब्रीफिंग वगैरह करनी है। ये सब सारी चीज़ें आपको एज ए सब इंस्पेक्टर जब बॉर्डर पर रहते हैं तब करनी पड़ती है। हेडक्वार्टर्स में ड्यूटी जब आती है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह ज़्यादा रहता है। कई बार आपकी शिफ्ट ड्यूटी वगैरह भी वहाँ पे लगती है। और अगर बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ के पास में खुद का एयर कमांड है, मेरीन कमांड है, प्लस खुद की आर्टिलरी रेजिमेंट है। एयर कमांड जो है वो बहुत ही काम आती है जब डिजास्टर मैनेजमेंट करना होता है। कई बार तो और जो सीआरपीएफ है उनको भी हमें हमारी एयर फैसिलिटीज़ दे के ऐसे एरिया में पहुँचाना पड़ता है जहाँ पे कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन कराने हो या कुछ ऑपरेशंस कराने हो, नक्सल्स पे अटैक्स वगैरह करना हो, तो जो बीएसएफ का एयर कमांड है वो बहुत ही काम आता है। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते ये भी बताइए। प्लस ये भी बताइए कि सीआरपीएफ में और ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिससे कि स्टूडेंट्स मोटिवेट हों और सीआरपीएफ को ज्वाइन करें। सबसे बड़ा मोटिवेशन जो कि सीआरपीएफ को ज्वाइन करने का अगर मैं दे सकता हूँ तो वो है बहुत सारी फोर्सेस, आप मल्टीपल फोर्सेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो स्पोर्ट्स में सीआरपीएफ वन ऑफ द बेस्ट फोर्स है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से हैं या आप विदाउट स्पोर्ट्स कोटे से हैं, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो सीआरपीएफ आपको बहुत ही ऊंचे लेवल तक पहुंचा सकती है, क्योंकि सीआरपीएफ की हिस्ट्री रही है, इसमें बहुत सारे अवार्ड सीआरपीएफ के नाम पे हैं। सीआरपीएफ में अब तक 2 पद्मश्री, 1 राजीव गांधी खेल रत्न और 16 अर्जुन अवार्ड्स मिल चुके हैं, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है देखा जाए तो सीआरपीएफ के हिसाब से। और उसके अंदर बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। एथलेटिक्स हो गया, आपका वेट लिफ्टिंग हो गया, स्विमिंग्स वगैरह हैं, कबड्डी, जूडो, बहुत सारी गेम्स हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स के हिसाब से अगर आप कोई फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो है सीआरपीएफ। अच्छा, आप अपन ट्रेनिंग की बात करते हैं। हमारी ट्रेनिंग है वो 56 वीक्स की अराउंड चली थी। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं
कि ट्रेनिंग के टाइम पे मेडिकल होता है क्या। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जब आपका ट्रेनिंग का फर्स्ट डे रहता है वहाँ पे नॉर्मल चेकअप वगैरह होता है, लेकिन पूरा मेडिकल भी दोबारा हो सकता है। उसकी कंडीशन ये है कि जब आपका मेडिकल हुआ और आपके मेडिकल और ज्वाइनिंग के बीच में अगर ड्यूरेशन 1 साल से ऊपर है तो फिर सारा का सारा मेडिकल दोबारा होता है। लेकिन वैसे नॉर्मली आप जब जाते हैं तो सिर्फ हाइट, चेस्ट और वेट वगैरह आपका नापा जाता है, नॉर्मल एक चेकअप टाइप में रहता है और उसके अलावा कुछ नहीं रहता। तो आप वहाँ चिंता मत कीजिए कि एक बार अगर आपका मेडिकल फिट हो गया तो वहाँ अनफिट होने का आपके कोई चांस नहीं है। अच्छा, तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में बहुत सारी चीज़ें हुई और मेरे ख्याल से ट्रेनिंग को यहाँ पे हम लोग ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करेंगे। ट्रेनिंग के हिसाब से अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। क्योंकि लगभग जितनी भी CPOs की ट्रेनिंग है, कोई भी फोर्स हो, मैंने CISF की ट्रेनिंग के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताया, वो ही ट्रेनिंग के अंदर में सारा कुछ होता है। तो आप वहाँ जाके देखिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, वैसे भी वीडियो है काफ़ी लंबा होने वाला है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि फर्दर स्टडीज़ का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे मैंने CISF की ट्रेनिंग के टाइम पे बताया था कि ट्रेनिंग में आपको कम टाइम मिलता है, लेकिन यूनिटी में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। CRPF का जो केस है उसमें आपका डिपेंड करेगा कि आपकी ड्यूटी कहाँ पे, अगर नक्सल अफेक्टेड एरियाज में है जहाँ पे ऑपरेशंस वगैरह आपको करने हैं तो वहाँ पे थोड़ा कम टाइम मिल पाता है। लेकिन अगर आपकी हेडक्वार्टर वगैरह में ड्यूटी है तो वहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा स्टडीज़ के लिए। BSF में कैसा है आप बताइए मेरे को कि फर्दर स्टडीज़ का टाइम मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, और ट्रेनिंग के बारे में तो प्लीज़ बताइए। अगर फर्दर स्टडीज़ की बात करें तो आपने सही कहा, ट्रेनिंग में उतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन BSF के अंदर में नॉर्मली आउटपोस्ट की ड्यूटीज़ वगैरह रहती हैं तो वहाँ पे फर्दर स्टडीज़ करने का टाइम मिल जाता है। अपन नॉर्मल पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं, लेकिन फिर भी दिन के अंदर में अच्छा खासा टाइम निकाल के फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होम जोन मिलने के बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि लगभग हमारी बॉर्डर्स पे ड्यूटी रहती है, चाहे हम पाकिस्तान बॉर्डर पे हो या बांग्लादेश बॉर्डर पे हो, या कभी कभार हम लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं। लेकिन हेडक्वार्टर्स में जब आते हैं तभी हमें होम जोन जाने का मौका मिलता है और इसी कारण से हम लोग फैमिली से भी हमें थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है। लेकिन पीस पोस्टिंग में हम लोग फैमिली के साथ में रह सकते हैं, या जब बॉर्डर्स पे रहते हैं तो बीच में आउटपास या छुट्टी लेके हम लोग जिस भी सिटी में रह रहे होते हैं वहाँ पे आके मिल लेते हैं। CRPF में क्या केस है होम जोन मिलने के? CRPF में होम जोन मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि CRPF लगभग ऑल इंडिया फैली हुई है। वैसे वन बॉर्डर वन फोर्स का सबको अलग अलग दे दिया गया है, लेकिन CRPF को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्लस इलेक्शन ड्यूटी वगैरह हो गई, या बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे CRPF की ऑफिस हैं। तो लगभग हर स्टेट में आपको CRPF के ऑफिस मिल जाएंगे। तो होम जोन मिलने के चांसेस अगर देखा जाए तो BSF से ज़्यादा CRPF के अंदर में है। और फैमिली लाइफ नॉर्मली हम लोग को नक्सल अफेक्टेड एरिया से जो भी रिस्की एरियाज होते हैं वहाँ पे नहीं ले जा पाते। बाकी जो भी जहाँ पे भी फोर्सेज, जहाँ पे पीस एरिया है वहाँ पे हम लोग आराम से रख लेते हैं। तो फैमिली लाइफ वगैरह भी देखा जाए तो CRPF की थोड़ी BSF से बेटर है। और इसके बाद में सैलरी और अलाउंस की बात कर लेते हैं। और सैलरी और अलाउंस मेरे ख्याल से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग एक जैसे मिलते हैं। मैंने सैलरी और अलाउंस पे CISF पे एक वीडियो बनाया है, उसमें जो भी अलाउंसेस प्लस जो भी डिटेल्स हैं वो ही डिटेल्स यहाँ पे रहेंगी। तो आप आई बटन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो CRPF के अंदर में हमें कई बार टेम्परेरी ड्यूटी जाने का मौका मिलता है, या कई बार हम लोग को जैसे RD परेड वगैरह के चले गए या कुछ ट्रेनिंग वगैरह के चले गए। तो नॉर्मली क्या होता है, वैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हमें रहने का तो मिल जाता है, लेकिन खाने पीने का जो भी वहाँ पे हम लोग का खर्चा लगता है वो क्लेम वगैरह हो जाता है। और अगर कोई टेम्परेरी ड्यूटी गए, ऐसी जगह गए कि अभी होटल वगैरह में रुकने का हमें मौका पड़ा, तो हम लोग को उसमें जो क्लेम्स वगैरह रहती हैं वो 750 रुपये रहने के, 800 रुपये खाने के और 225 रुपये अगर हम लोग ऑटो वगैरह यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ पाती है, क्योंकि हम लोग बटालियन में मूव करते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे टेम्परेरी ड्यूटी का क्या सीन है? ये सेम सीन है कि थोड़ा अलग है? हाँ, हमारे यहाँ पे भी सेम ही रहता है एक। लेकिन अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भूल गए कि रेजिग्नेशन का क्या प्रोसेस है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो रहता है कि भाई हमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल के बारे में बताएं। दूसरा ये रहता है कि जब हम फोर्स छोड़ के जाएंगे तो हमें जब पैसा भरना पड़ेगा तो कितना भरना पड़ेगा। टेक्निकल नॉन टेक्निकल की वैसे नॉर्मली तो सिविल में डेफिनेशन देखी जाए तो वो तो यही रहता है कि अगर आपने इंटीमेट कर दिया है तो चाहे डिपार्टमेंट में आप लोअर ग्रेड पे जाएं तो भी आपको टेक्निकल एजुकेशन ही मिलेगा। उसमें जो भी आपकी EL वगैरह या जो भी पीछे की सर्विस है वो सारी की सारी उसमें काउंट हो जाती है। लेकिन फोर्स के अंदर में ऐसा कर रखा है कि जो हायर ग्रेड पे है उस पर ही आपको जाने को मिलता है। इवन सेम ग्रेड पे भी आपको अलाउ नहीं करते हैं, तो वो सारा का सारा जो है वो नॉन टेक्निकल में आ जाता है। टेक्निकल के लिए आपको अपर ग्रेड में जाना पड़ेगा। पहले ये रूल था कि अगर आपको ट्रेनिंग सेंटर में 3 महीने से ज़्यादा हो गए तो या तो आपके 3 महीने की सैलरी या फिर जो भी ट्रेनिंग कॉस्ट है वो आपको देना पड़ता था। लेकिन अभी वो 3 महीने वाला रूल नहीं है। अब आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो आपको जो भी ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह रहता है उनके हिसाब से वो पे करना पड़ता है। मैंने जब रिजाइन किया तो मैंने 1,15,000 भरा था 2013 में, लेकिन अभी कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है। तो जो कोई ट्रेनिंग सेंटर्स में बताते हैं कि सर अभी काफ़ी पैसा लेते हैं, तो आप आपको मान के चलिए कि आपके पास में 1.5 से 2 लाख के बीच में आपको ये भरना पड़ेगा। अच्छा, अगर अपन पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस जो नॉर्मल स्टूडेंट्स किस हिसाब से भरते हैं और क्यों भरते हैं? क्या कारण हो सकता है कि ऊपर नीचे रखते हैं? अपने BSF और CRPF को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को प्लीज़ बताइए। अगर पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होगी कि भाई आपकी फैमिली लाइफ उसमें कैसी रहेगी, प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, नेचर ऑफ जॉब आपका क्या रहेगा,
आपको होम जोन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, फर्दर स्टडीज़ का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए, प्लस ये भी रहता है कि भाई आपको अगर होम जोन नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मली आपकी ड्यूटी है आपके होम जोन के आसपास में रहेगी क्या। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, इसमें आपकी क्या प्रायोरिटी है, उसके प्रायोरिटी के हिसाब से आपको डिसाइड करना रहता है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस नॉर्मली सबकी अलग अलग रहती है। लेकिन एक जो क्राइटेरिया देखा गया है कि CI को सब ऊपर प्रेफरेंस डालते हैं, भले ही वहाँ पे प्रमोशंस एस्पेक्ट से सबसे कम है, लेकिन फैमिली लाइफ वहाँ पे सबसे अच्छी है। तो इस चक्कर में CI को सबसे ऊपर डाला जाता है। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है, बहुत बच्चे दूसरी फोर्सेस को भी डालते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस का एक मैंने वीडियो बनाया है जो कि एक नॉर्मल कैटेगरी रहता है, मैं ऊपर डाल दूंगा, आप उसको आई बटन में जाकर देख सकते हैं। अब चलो पोस्ट प्रेफरेंस की बात की है तो वर्किंग लोड का मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर आप हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है तो CRPF के अंदर में आपको उतना वर्कलोड नहीं रहता है। लेकिन आपकी इलेक्शन ड्यूटीज़ हो गई या स्पेशल फोर्स में आप चले गए तो वहाँ पे आपका जो है हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। NDRF में अगर आप रेस्क्यू वगैरह कराने चले गए तो उस तरह का जो शेड्यूल है वो हेक्टिक रहता है। तो ये जो जॉब प्रोफाइल का नेचर है वो BSF में कैसे रहता है वो प्लीज़ आप बताइए। BSF में अगर आउटपोस्ट पे देखा जाए तो उतना वर्कलोड नहीं रहता है, लेकिन पेट्रोलिंग को इंक्लूड कर लें, प्लस जो नाइट वगैरह वॉच वगैरह हम कर लें, इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात कर लें, तो ये थोड़ा सा इस हेक्टिक बना देता है शेड्यूल को। बाकी पीस टाइम पे जब बॉर्डर्स पे टेंशन वगैरह नहीं चल रही होती है तो वहाँ पे उतना वर्कलोड वगैरह नहीं रहता है। लेकिन जब टेंशन वगैरह क्रिएट होती है तो उस समय वर्कलोड वगैरह बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, इंटेलिजेंस जो गैदरिंग वगैरह है वो हम लोग को बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वर्कलोड उतना ज़्यादा नहीं है। अगर अपन छुट्टियों की बात करें तो CRPF और BSF मेरे ख्याल से लगभग सेम ही छुट्टी है, 30 EL, 15 CL और 20 HPL मिलती है। लेकिन फेस्टिवल के टाइम पे हम लोग को छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाती है। बाकी नॉर्मल डेज में अगर देखा जाए तो छुट्टी मिल जाती है। आपके यहाँ पे क्या केस है? हाँ, छुट्टियाँ वगैरह तो लगभग सेम ही है BSF और CRPF में। वही अगर इलेक्शन ड्यूटी हो गई या स्पेशल फोर्सेज में आगे कुछ टास्क पे आप जा रहे हैं या कुछ ऐसा काम आपको मिल गया तो उस समय छुट्टी मिलनी मुश्किल है। फेस्टिवल टाइम पे सही कह रहे हो, फोर्सेज में छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाकी नॉर्मली छुट्टी मिल जाती है। अच्छा, NCC सर्टिफिकेट 3 तरह के होते हैं, A, B एंड C। अगर आपके पास में A सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे उसमें 4 नंबर, B सर्टिफिकेट 6 नंबर और C सर्टिफिकेट में 10 नंबर। और ये नंबर आपको पेपर 1 में अलग से और पेपर 2 में अलग से, मतलब दोनों पेपर में अलग अलग जुड़ेंगे। तो अगर आपके पास में इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपके फाइनल मेरिट में वो जुड़ जाते हैं और बहुत ही बेनिफिट वो करता है। अगर डेपुटेशन की बात करें तो NSG, SPG, स्टेट पुलिस, दिल्ली पुलिस वगैरह हो गई, और बहुत सारे गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि CBI, IB में हम लोग को जाने का मौका मिलता है। और ये डेपुटेशन वाला प्रोसेस है मेरे ख्याल से सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज में एक ही है, सभी को मौका मिलता है। आपको मिनिमम सर्विस है नॉर्मली जो रूल्स के हिसाब से 10 साल के आसपास में मांगते हैं, कई लोग 5 साल में मांगते हैं। अगर प्रमोशंस की बात करें तो मेरे ख्याल से CRPF का जो पलड़ा है वो BSF से ज़्यादा भारी है, क्योंकि CRPF में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में 5 से 6 साल लगते हैं और वही मेरे ख्याल से BSF में 7 से 8 साल लग जाते हैं। CRPF के अंदर में कमांडेंट की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, पहुंचने के चांसेस रहते हैं, डिप्टी कमांडेंट से लेके कमांडेंट, सेकंड इन कमांड से लेके कमांडेंट तक। लेकिन BSF के अंदर में मेरे ख्याल से आप डिप्टी कमांडेंट तक ही मैक्सिमम पहुंच पाते हैं, और कुछ ही लोग होते हैं जो सेकंड इन कमांड तक या 2IC तक पहुंच पाते हैं। एम आई राइट? हाँ, एकदम सही। अगर डिपार्टमेंट एग्जाम की बात करें तो BSF के अंदर में आप 4 साल के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको 4 साल की सर्विस हो जाती है एज ए सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव तो आप उसको डिपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। और ये हमारा कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे CRPF हो, SSB हो, BSF हो, इनके रोटेशन चलती रहती हैं और कोई एक इसमें से इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें रहती हैं। मेरे ख्याल से ये सेम के CRPF में, CRPF में कोई अलग केस नहीं है, बस CISF का मेरे ख्याल से अलग है जिसमें कि भाई UPSC उसका कंडक्ट करवाती है। यस, एकदम सही, एकदम सही। अच्छा, नॉर्मली अगर अपन कट ऑफ की देखें कि जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें BSF की जो मेरिट है वो ऊपर रहती है CRPF से। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते? आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ, ये बात तो सही है कि जो BSF की कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ रहती है वो CRPF से ऊपर जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका मेन कारण है नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्योंकि CRPF की नंबर ऑफ वैकेंसीज हमेशा ज़्यादा रहती हैं। एक वास्ट फोर्स है, बहुत बड़ी फोर्स है जिसके अंदर में वैकेंसीज ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वैकेंसी ज़्यादा निकलती हैं और रिटायरमेंट्स भी इसके ज़्यादा होते हैं हर साल, क्योंकि ये शुरू से ही एक बड़ी फोर्स रही है और ये फैल भी बहुत तेज़ी से रही है। इसके रेजिमेंट्स हैं वो भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसकी रिक्वायरमेंट है डे टू डे बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ा कारण ये है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो एक माइंड में सेटअप लेके लोग चलते हैं कि CRPF में कैजुअलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो फियर भी रह के जो है CISF को पहले प्रेफर करते हैं, उसके बाद में दूसरी फोर्सेस को लोग लेते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये वन ऑफ दी जो फैक्टर है। लेकिन मेन कारण मेरे ख्याल से ये नहीं है, क्योंकि मेन कारण ये होता तो फिर जो सीट्स हैं वो फिलअप ही नहीं होती, खाली रह जाती। मेन कारण नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हैं, उसकी वजह से जो कट ऑफ है वो BSF से इसकी नीचे रहती है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर में? यस, मेरे को भी ऐसे लगता है जो मेन कारण है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों ये था सारा वीडियो।
मैंने कोशिश की सारे पॉइंट्स कवर करने की। हो सकता है कुछ पॉइंट मिस हो गए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो फिलहाल के दोस्तों, जय हिंद।